हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज एक नई क्लास में। तो पिछले क्लास में जो है हमने पढ़ा था कि बाबर के प्रारंभिक आक्रमण जो थे भारत पर या फिर भारत पर आक्रमण करने के जो कारण थे वो कारण क्या थे कि किन कारणों से बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था। हम पिछली 5-6 क्लासेज में जो है बाबर को पढ़ रहे हैं। मुगल वंश हमने शुरू किया था जिसमें कि हमने बाबर को 5-6 क्लासेज में कर लिया है, लेकिन आगे भी जो है बाबर पर और काफ़ी क्लासेज आएंगी। तो अभी तक तो हम पानीपत के युद्ध तक भी नहीं पहुंचे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि बाबर के भारत पर आक्रमण, प्रारंभिक आक्रमण कौन कौन से थे। सारे ये सोचते हैं कि बाबर का सबसे पहले आक्रमण जो है 1526 में ही होता है पानीपत के युद्ध में, लेकिन ऐसा नहीं है। बाबर के पानीपत के युद्ध से पहले भी 4 आक्रमण और 5 आक्रमण और होते हैं, और जो 1526 का युद्ध था वो बाबर का 6ठा आक्रमण माना जाता है, या फिर कहीं कहीं 5वां भी दिया होता है। तो ये वहम निकाल देना कि बाबर का प्रारंभिक आक्रमण अगर आपसे पूछता है कि पानीपत, ये गलत है। बाबर का प्रारंभिक आक्रमण होता है बाजोर और भेरा पर। ओके, चलिए इस क्लास को मैं आपको करवाती हूँ स्टार्ट। इस क्लास में आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे, कैसे बाबर ने किन किन राज्यों पर आक्रमण किया था, उसके बाद जहाँ किस आक्रमण के बाद वो पानीपत के युद्ध के लिए तैयार हुआ था, इन सभी के बारे में। ओके, स्टार्ट करते हैं। चलिए कि बाबर के प्रारंभिक आक्रमण कि बाबर ने 1526 में हुई पानीपत की लड़ाई से पहले भारत पर 5 आक्रमण किए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1 लाइनर फैक्ट बन रहा है कि बाबर ने 1526 पानीपत के युद्ध से पहले भारत पर कितने आक्रमण किए थे। आपको ऑप्शन दे देगा 1, 2, 3, 4, 5। तो आपको याद रखना है कि 5। ये मैंने आज कम्युनिटी में भी पोस्ट में डाला ये क्वेश्चन कि बाबर के भारत पर आक्रमण कितने किए। तो बाबर ने 5 आक्रमण किए थे। 5वां आक्रमण पानीपत का युद्ध ही माना जाता है, क्योंकि वो 1525 में किया था 5वां आक्रमण, लेकिन पानीपत का युद्ध होता है 1526 में, तो इसलिए जो है 5वां आक्रमण पानीपत का युद्ध ही माना जाता है। कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी में लिखा है कि उसने 1504 ईस्वी में काबुल का शासक बनने के बाद ही हिंदुस्तान की विजय का निश्चय कर लिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इतने से पैराग्राफ में जो है आपके 2 फैक्ट निकल गए कि पानीपत की लड़ाई से पहले भारत पर बाबर ने कितने आक्रमण किए थे, 5। दूसरा कि काबुल का शासक बाबर कब बना था, तो 1504 ईस्वी में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि बाबर का सबसे पहला आक्रमण भारत में। कि बाबर का पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बाबर का भारत में सबसे पहला आक्रमण, मतलब बाबर की भारत में एंट्री किस आक्रमण से होती है, कब होती है। तो बाबर पहली बार जो है 1519 में जो है आक्रमण के जो है अटेंशन, वो इंटेंशन से जो है आया था भारत। लेकिन कोई किताबों में दिया हुआ है कि बाबर ने जो है 1519 से पहले भी भारत की यात्रा की थी, लेकिन आक्रमण नहीं किया था। तो आक्रमण जब आपसे पूछे कि बाबर का प्रारंभिक आक्रमण कौन सा था, तो 1519 ईस्वी में था। कि बाबर का भारत पर प्रथम आक्रमण 1519 ईस्वी में बाजोर, जो कि पाकिस्तान में, क्योंकि उस समय पाकिस्तान भारत में ही शामिल था, तथा भेरा जो कि झेलम नदी के तट पर एक नगर स्थित है, भेरा नामक नगर पर हुआ। बाबर का पहला आक्रमण कहाँ पर कब होता है, 1519 ईस्वी में। कहाँ पर होता है, दूसरा फैक्ट कि बाजोर पाकिस्तान में और भेरा नामक नगर पर होता है। सबसे पहले बाबर ने मार्ग में आने वाली यूसुफजई नामक एक उपद्रवी जाति, मतलब कि विद्रोह करने वाली एक जाति थी यूसुफजई, उनको हराया। इसी समय बाबर ने यूसुफजई सरदार की एक लड़की से विवाह भी किया था भारत में। उसके बाद बाबर ने बाजोर पर अचानक ही आक्रमण कर दिया। किसके बाद, यूसुफजाई जनजाति जो थी इसको पराजित करने के बाद जो है बाबर ने अचानक ही आक्रमण कर दिया। किस पर, बाजोर। बाजोर कहाँ पर है, पाकिस्तान में। और 3000 से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बाबर ने भेरा नामक नगर पर बिना किसी विरोध के अधिकार कर लिया। बाबर के अनुसार यह क्षेत्र कभी तैमूरी साम्राज्य का हिस्सा थे, इसलिए उन्हें अपना मानते हुए बाबर ने यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों को तबाह नहीं किया। कि बाजोर पर तो जो है बाबर ने आक्रमण किया, लोगों ने उसका विरोध किया, फलस्वरूप जो लोगों के विरोध को दबाया और 3000 से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिए। मतलब कि बाजोर में काफी मारकाट हुई। और बाजोर पर अधिकार करने के बाद जब बाबर भेरा नामक नगर पर आक्रमण करता है,
तो वहाँ के लोग जो है डर कर जो है इसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं बाबर की। और बाबर ने भेरा पर आक्रमण क्यों किया, इसका कारण यह है कि यह नगर जो था वो कभी तैमूरी साम्राज्य का हिस्सा था, कि जब इसके पूर्वज जो थे तैमूर लंग जिसने कि भारत में आक्रमण किया था, तो उसके समय जो है यह भेरा नामक नगर उसका हिस्सा हुआ करता था, उसके साम्राज्य का। इसलिए जो बाबर इस पर अधिकार करना चाहता था और इसी कारण जो है यहाँ पर उसने मारकाट नहीं की, बाबर ने यहाँ के लोगों को बख्श दिया था, माफ कर दिया था, तबाह नहीं किया और ना ही उन्हें लूटा। मतलब कि यहाँ पर लूटपाट नहीं की और ना ही ग्रामीण लोगों को मारकाट की और ना ही उन्हें इतना ज्यादा तंग किया, क्योंकि बाबर यह सोचता था कि कभी यह राज्य जो है मेरे पूर्वजों का हुआ करता था, तो इसलिए मैं यहाँ पर इतनी तबाही नहीं मचाऊंगा, यहाँ पर मारकाट नहीं करूंगा। कहा जाता है कि बाबर ने बाजोर और भेरा आक्रमण किसमें यहाँ पर पहली बार तोपों का प्रयोग किया। क्यों, इससे पहले बाबर को तोपों के प्रयोग का पता था, लेकिन उसने मध्य एशिया में किया था प्रयोग, काबुल में, कंधार में, बल्ख, बदकसा, वहां पर जो युद्ध किए थे वहां पर अपनी तोपों का प्रयोग किया। लेकिन भारत में जो बाबर था तोपों को कब लेकर आता है, तो ये इसी समय लेकर आता है, क्योंकि इसको तोपों से युद्ध करने की आदत थी और इसे पता था कि तोपों के सहारे के बिना युद्ध को जीता नहीं जा सकता आसानी से। इसलिए इसने जहां पर भी आक्रमण किया तोप इसके साथ ही थी, जहां पर लोगों ने विरोध किया उनको गोला बारूद से उड़ा दिया गया या फिर उन्हें मार तलवारों से जो वो काट दिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर ने पहली बार तोपों का प्रयोग भारत में कब किया, तो कब किया था, बाजोर और भेरा आक्रमण किसमें, 1519 ईस्वी में। बाबर हिंदू बेग नामक सरदार को भेरा सौंपकर जो है काबुल वापस लौट गए। याद रखिएगा कि बाबर ने जो है भेरा किसको सौंपा था, भेरा नामक नगर, तो हिंदू बेग नाम का एक सरदार था उसको सौंपा। भेरा को जीतने के बाद बाबर ने मुल्ला मुर्शिद, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, याद रखिएगा कि भेरा को जीतने के बाद 1519 में बाबर ने मुल्ला मुर्शिद नामक अपने एक राजदूत को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के पास एक प्रस्ताव देकर भेजा, जिसमें उसने कहा कि पश्चिमी पंजाब के कुछ प्रदेश उसे दे दिए जाएं, क्योंकि बाबर उन क्षेत्रों पर अपना पुश्तैनी अधिकार मानता था। कि बाबर ने अपना एक राजदूत था मुल्ला मुर्शिद नाम का, उसको कहाँ पर भेजा, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के पास। क्या लिखा था उस पत्र में, उसमें लिखा था कि जो पंजाब था उसका पश्चिमी भाग जो है उसे दे दिया जाए, क्योंकि इस पर जो है पुश्तैनी अधिकार समझता था बाबर के, मतलब मेरे पूर्वजों का इस क्षेत्र पर अधिकार हुआ करता था, इसलिए इन क्षेत्रों पर जो है हमारा ही अधिकार होगा, मेरा ही अधिकार होगा। परंतु इब्राहिम लोदी के चाचा, कहीं कहीं चाचा लिखा हुआ और कहीं कहीं कहते हैं कि दौलत खान लोदी जो था वो पंजाब का सूबेदार था। तो आप इसमें इतना कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आपको ये नहीं पूछेगा एग्जामिनर कि चाचा था या फिर कहाँ का था। अगर चाचा ऑप्शन में है तो चाचा, नहीं तो अगर ये दौलत खान लोदी का नाम आ रहा है तो ये आप पंजाब का सूबेदार करिएगा इसका आंसर। कि इब्राहिम लोदी के चाचा या फिर पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी ने जो है मुल्ला मुर्शिद को लाहौर में ही रोक लिया। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि बाबर का राजदूत जा रहा था कहाँ पर, दिल्ली में, इब्राहिम लोदी के पास, लेकिन उसको रोक कौन लेता है बीच में, दौलत खान लोदी जो कि पंजाब का सूबेदार था, और कहाँ पर रोक लेता है, लाहौर में। यहाँ से हर जो है लाइन से फैक्ट निकल रहा है, हर लाइन से क्वेश्चन बन रहा है कि लाहौर में रोक लिया था बाबर के राजदूत को। किसने रोका, दौलत खान लोदी ने। और 5 महीने बाद वह, मतलब कि वह राजदूत बिना किसी उत्तर के वापस लौट आया। इस बात का जिक्र बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक के बाबरे में किया है। किसका जिक्र किया बाबर ने, कि मैंने एक राजदूत, मुल्ला मुर्शिद नाम का अपना एक राजदूत दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के पास भेजा, लेकिन जो है वो राजदूत दिल्ली नहीं पहुंचा, बल्कि उसे दौलत खान लोदी नाम के एक व्यक्ति ने लाहौर में ही रोक लिया। और 5 महीने बाद मेरा राजदूत बिना किसी उत्तर के खाली हाथ लौट आया। इन सब का जिक्र बाबर ने कहाँ किया है, तो बाबर ने किया है अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी या फिर बाबरनामा में। नेक्स्ट, दूसरा आक्रमण। कि बाबर का दूसरा आक्रमण 1519 ईस्वी। कि बाबर ने सितंबर 1519 ईस्वी में अपना दूसरा आक्रमण खैबर की घाटी को पार करते हुए पेशावर पर किया। मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला आक्रमण 1519 बाजोर और भेरा, दूसरा आक्रमण भी 1519 में, ये सितंबर में होता है, याद रखिएगा ये सितंबर में है। कहाँ पर किया, पेशावर में। वह पेशावर की किलेबंदी करना चाहता था ताकि भारत में आगे आसानी से बढ़ा जा सके, क्योंकि पेशावर पंजाब में पड़ता है। और जब
पश्चिम की साइड से भारत में एंट्री करते हैं तो पंजाब से एंट्री होती है। और पंजाब जो उस समय भारत का पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब एक ही थे, क्योंकि पाकिस्तान जो वो भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था। इसलिए जो है वह पेशावर में किलेबंदी करना चाहता था, मतलब कि पेशावर को एक सुरक्षा का स्थान बनाना चाहता था कि जब कभी भारत में मुझे युद्ध करते समय दिक्कत हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं इस किलेबंदी मतलब कि पेशावर में आकर अपने आप को सुरक्षित रख सकूं। इसलिए वह जो इस नगर को, पेशावर को जो है किलेबंद करना चाहता था, बड़ी बड़ी दीवारें बनाकर किला बनाना चाहता था, एक सुरक्षा दीवार। परंतु बदखसा जो इसका मध्य एशिया में राज्य था, बदखसा में गड़बड़ हो जाने के कारण उसे वापस लौटना पड़ा। तो ये बीच में अभियान छोड़कर चला गया, लेकिन इसका आक्रमण तो होता है पेशावर पे, लेकिन वो सफल नहीं होता, असफल आक्रमण माना जाता है। तो पहला आक्रमण हमने पढ़ा बाजोर और भेरा 1519, दूसरा आक्रमण हमने पढ़ा 1519 ईस्वी में ही पेशावर पर, लेकिन पेशावर का आक्रमण जो था वो बाबर का असफल रहता है। अब हम पढ़ने वाले हैं आगे बाबर का तीसरा आक्रमण 1520 ईस्वी में। कई बच्चे जो है ना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहला आक्रमण अगर 1519 हुआ है तो दूसरा आक्रमण 1520 मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरा आक्रमण भी इसका 1519 ही होता है, इसका तीसरा आक्रमण होता है 1520 ईस्वी में, जिसको हम देखते हैं अभी कि बाबर ने 1520 ईस्वी में सियालकोट, यह भी पंजाब में ही एक जगह है, पंजाब का ही एक नगर है, सियालकोट पंजाब पर अपना तीसरा आक्रमण किया। सियालकोट की जनता ने बाबर की अधीनता स्वीकार कर लिया आसानी से, क्योंकि उनको पता था, उन्होंने किससे सुन लिए थे कि बाबर ने बाजोर और भेरा में जो लोगों को लूटा, वहां पर आक्रमण किया, पेशावर पर भी आक्रमण किया, वहां पर किलेबंदी करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए जो है यहाँ की जनता, सियालकोट की जनता जो थी वो डर गई और उन्होंने बिना युद्ध लड़े ही बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद जो है बाबर लाहौर की ओर बढ़ा, परंतु सैयदपुर के लोगों ने उसका डटकर विरोध किया। लाहौर भी पंजाब में ही पड़ता है कि पंजाब में ही सैयदपुर के लोगों ने उसका डटकर विरोध किया। जवाबी कार्यवाही करते हुए बाबर ने अनेक लोगों को मौत के घाट उतार दिए। जब उसका सैयदपुर में बाबर का विरोध हुआ तो उसने जो है कई लोगों को मौत के घाट उतार दिए, वहां पर मार काट के, कहां पर, सैयदपुर में, और बहुत सारे लोगों को कैद कर लिया। ऐसा माना जाता है कि कैद किए हुए लोगों में प्रथम सिख गुरु गुरु नानक देव जी, प्रथम सिख गुरु कौन थे? गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी और उनके साथी भी शामिल हैं। ऐसा माना जाता है कि जब बाबर ने यहाँ से सैयदपुर से लोगों को कैद किया था तो उसमें कैद में जो है सिख गुरु गुरु नानक जी भी थे। परंतु कुछ समय बाद बाबर ने सिख गुरु के गुणों से प्रभावित होकर उन्हें कैद से रिहा कर दिया कि जो गुरु नानक थे इन्होंने प्रवचन सुने, इनके गुणों को देखते हुए जो है बाबर ने इन्हें छोड़ दिया था। इसी समय काबुल पर, कि जब बाबर यहाँ पर सियालकोट में था, आक्रमण कर रहा था, पंजाब में था, सैयदपुर में, इसी समय जो है काबुल पर शाह बेग अरगोन ने आक्रमण कर दिया। अतः बाबर को अपना अभियान बीच में ही छोड़कर अपने राज्य को बचाने के लिए वापस काबुल लौटना पड़ा। तो तीसरा अभियान जो ये था सियालकोट पंजाब पर, यह भी बाबर का असफल ही अभियान या फिर असफल आक्रमण माना जाता है, क्योंकि वह इस अभियान को पूरा नहीं कर पाया। जैसे उसे सूचना मिलती है कि काबुल में जो है शाह बेग अरगोन ने आक्रमण कर दिया, वहां पर विद्रोह मचा हुआ है, तो यह अपने सारा अभियान, सारा सिस्टम यहाँ पर बीच में ही छोड़कर वापस अपने राज्य काबुल लौट पड़ता है, क्योंकि काबुल को बचाए रखना उसकी जिम्मेदारी थी, वह उसका राज्य था जिस पर कि उसने 1504 ईस्वी में अधिकार किया था। वह काबुल को नहीं खोना चाहता था, इसलिए जो यहाँ के सारे झंझट को बीच में ही छोड़कर वापस काबुल लौट गया। तो 3 आक्रमण कंप्लीट हो गए, 2 1519 में, तीसरा 1520 में। अब हम 4th आक्रमण पे आते हैं, बाबर का चौथा आक्रमण 1524 ईस्वी। कि बाबर 2 साल तक काबुल पर विजय प्राप्त करने में लगा रहा, कि वो जो तीसरा अभियान बीच में छोड़कर गया था कि काबुल में शाह बेग अरगोन का अधिकार हो गया, तो वहां पर उसको 2 साल लग गए उस विद्रोह को मिटाने में, शाह बेग पर विजय प्राप्त करने में। 1522 ईस्वी में कंधार के सूबेदार की सहायता से बाबर ने शाह बेग को हराकर काबुल को जीतने में सफलता प्राप्त कर ली। कि 1522 में जो है कंधार के सूबेदार की हेल्प से जो है बाबर शाह बेग अरगोन को हरा देता और काबुल को वापस जीतने में सफलता प्राप्त कर लेता है। इसके बाद बाबर ने 1524 ईस्वी में भारत पर चौथा आक्रमण किया। 3 आक्रमण हो गए थे, चौथा आक्रमण होता है 1524 ईस्वी में। इसी समय भारत से दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी के चाचा
बच्चे मैं बार बार बता रही हूँ आपको कि कहीं पर तो चाचा दिया हुआ है, कहीं पर इसको पंजाब का सूबेदार दिया हुआ है। तो आपको दोनों ही ध्यान रखने हैं कि दौलत खां लोधी, भारत से दौलत खां लोधी से बाबर को भारत पर आक्रमण का निमंत्रण मिलता है। मतलब कि बाबर को मिल गया इनविटेशन कि आप भारत में आओ, यहाँ पर काफ़ी धन दौलत है और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के पास काफ़ी धन दौलत है और काफ़ी बड़ा राज्य, यहाँ से आपको काफ़ी लूटपाट से धन मिल सकता है। क्योंकि बाबर को धन की ज़रूरत थी, इसीलिए तो वो भारत पर आक्रमण कर रहा था, कहीं ना कहीं एक कारण था ये। इसलिए बाबर लालच में आ गया, उसने इन्विटेशन स्वीकार कर लिया और बाबर तो पहुंच गया आक्रमण करने। और दौलत खान लोधी जो था उसने बाबर को ये इनविटेशन या फिर निमंत्रण देने के लिए किस किस को भेजा, ये भी पूछा गया एग्जाम में कि दौलत खान लोधी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाने के लिए किसे भेजा था, भारत से कौन गया था बाबर को बुलाने के लिए कि हाँ आप आओ और भारत में आक्रमण करो। तो एक तो दौलत खान लोधी का पुत्र है दिलावर खान और एक आलम खान लोधी। कहा जाता है कि इब्राहिम लोधी का मामा था, कुछ कहते हैं इब्राहिम लोधी का मामा था, कुछ आप इन चीजों रिश्तों पर ध्यान दो कि चाचा लगता है कि मामा, आप नाम याद रखो। दौलत खान लोधी है वो किसको भेजता है, अपने पुत्र दिलावर खान को, और आलम खान लोधी इन दोनों को जो है कहाँ पर भेजता है, काबुल में, और आमों के उपहार के सहित इनको काबुल पर भेजता है। किस लिए भेजता है, किस काम के लिए भेजता है, तो इसने भेजा था इनविटेशन देकर बाबर को बुलाने के लिए कि आप भारत पर आक्रमण करो। तो बाबर ने जो है निमंत्रण स्वीकार कर लिया, क्योंकि बाबर को निमंत्रण स्वीकार करना ही था। बाबर तो वेट कर रहा था ना कि कब मुझे मौका मिले और मैं भारत पर आक्रमण करूं। भारत पर आक्रमण 2-4 तो उसने कर ही दिए थे जो असफल रहे, कोई सफल रहा, लेकिन बीच बीच में उसको काबुल जाना पड़ रहा था। लेकिन अब जो उसको परमानेंट रूप से मौका मिल गया, अच्छा जो है एक मौका था, ताकि क्योंकि भारत से इन्विटेशन आ रहा है कि आओ आप आक्रमण करो दिल्ली सल्तनत के शासक पे। बाबर तैयार ही बैठा था, तो बाबर चल दिया इनके कहने पे कि बाबर ने निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप बाबर सेना सहित लाहौर पहुंचा, पंजाब से एंट्री के ना, तो लाहौर पहुंच गया। बाबर ने लाहौर को जलाकर राख कर दिया और दीपालपुर पर अधिकार कर लिया, ये पंजाब का ही एक नगर है। अधिकार कर कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मतलब कि यहाँ पर बाबर ने खूब मार काट के लाहौर, दीपालपुर, बाजोर, इन सभी राज्य में जो है काफी लूटपाट की बाबर ने। यही दीपालपुर में जो है दौलत खान लोधी और उसका पुत्र गाजी खान और दिलावर खान जो वो बाबर से मिलते हैं। मतलब कि दिलावर खान तो जो इनविटेशन देने गया था ना तभी मिल लिया था, लेकिन दौलत खान लोधी खुद फेस टू फेस, और इसका सबसे बड़ा पुत्र गाजी खान, ये दोनों फेस टू फेस बाबर से कहाँ पर मिलते हैं, तो इनकी मीटिंग होती है दीपालपुर में। तो यहीं पर जो है दौलत खान लोधी बाबर को कहता है कि मैंने अपने 2 बंदों को या फिर 2 सैनिक बोल दो, आप कुछ भी बोल दो, 2 राजदूतों को आपके पास भेजा था भारत पर आक्रमण करने के लिए, बुलाने के लिए। मैं ही हूँ वो इंसान जिसने आपको यहाँ पर बुलाया है। दौलत खान लोधी उससे मीटिंग करता बाबर से, उसका पुत्र गाजी खान भी वहीं होता और उसका छोटा बेटा दिलावर खान भी वहीं होता है। दौलत खान लोधी का विचार था या फिर उसका सोचना था कि बाबर इब्राहिम लोधी को हराकर वापस काबुल लौट जाएगा और समस्त पंजाब जो उसे सौंप देगा। दौलत खान लोधी ने तो इसी तरीके से बुलाया था, इसी इंटेंशन से बुलाया था बाबर को भारत पर कि मैं ये सोच रहा हूँ कि बाबर को धन की जरूरत है, वो यहाँ पर लूटपाट करेगा और इब्राहिम लोधी को गद्दी से उतार देगा, दिल्ली की गद्दी से, और धन लूटकर वापस लौट जाएगा अपने राज्य काबुल। लेकिन वह उल्टा, बाबर ने तो जो है दिल्ली सल्तनत में दिल्ली को जीत कर यहीं पर रहने का फैसला कर लिया, अपने साम्राज्य की स्थापना कर दी। होता क्या फलस्वरूप कि दौलत खान लोधी जो था इसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। इसने जो सोचा था कि बाबर चला जाएगा तो फिर पूरा पंजाब जो है मेरा हो जाएगा, इस पर मैं अधिकार करूंगा, मैं यहाँ का राजा होऊंगा, यहाँ का शासक बनूंगा, यहाँ की जनता पर राज करूंगा। तो इसके जो है दौलत खान लोधी के सारे सपने जो है वो टूट जाते हैं, क्योंकि इसका तो मानना था कि बाबर वापस चला जाएगा, लेकिन बाबर वापस नहीं गया। बाबर ने दौलत खान लोधी को सुल्तानपुर का दे दिया। सुल्तानपुर, दीपालपुर और जालंधर, ये तीनों जो है दे दिए जिले या फिर राज्य, यहाँ का सूबेदार बना दिया और उसके आशा पर पानी फेर दिया। मतलब कि कहाँ दौलत खान लोधी जो वो पूरे पंजाब पर अधिकार करना चाहता था, लेकिन मिली उसको क्या, ये 3 ही जगह मिली थी, सुल्तानपुर, दीपालपुर और जालंधर। इन तीनों के नाम भी आप याद रखिएगा, क्योंकि आपसे ये एग्जाम में एक बार मैंने देखा था कहीं भी ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि जो है
बाबर 1524 में भारत पर आक्रमण किसमें जो है दौलत खान लोधी को कौन कौन से प्रदेश उसको देता है, और उसके बाद जो है बाबर दिल्ली पर आक्रमण के लिए चला जाता है आगे। तो अब आएगा यहाँ पर कौन कौन से आपको याद रखना है कि दीपालपुर, सुल्तानपुर और जालंधर, इन 3 स्थानों को जो है बाबर ने इसको दौलत खान लोधी को सौंपा था। दौलत खान लोधी को बहुत ज्यादा निराशा और वह बाबर से मुक्ति प्राप्त करने की योजना बनाने लगे। अब बाबर से वो उब भी गया कि मैंने सोचा था कि बाबर मुझे पूरा पंजाब देगा, लेकिन बाबर ने तो ये 2-3 स्थान मुझे देकर जो है मेरा अपमान की है। मैं कहाँ पर पूरे पंजाब का सपना देख रहा, और तो बाबर ने मेरा सपना चकनाचूर कर दिया। इससे जो है वो बाबर से नाराज होता है और इससे मुक्ति प्राप्त करने की योजना बनाने लगता है कि कैसे भी अब जो है बाबर को वापस काबुल भेजा जाए, यहाँ भारत से निकाला जाए। अब नेक्स्ट आता है 5वां आक्रमण, बाबर का 5वां आक्रमण 1525 कि बाबर ने अपना अगला आक्रमण 1525 ईस्वी में भारत पर किया, और 1525 में बाबर भारत में रहकर इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध करने की तैयारियां करने लगा। क्योंकि 1524 में जो इसने पंजाब, लाहौर यहाँ पर अधिकार किया था, और ये 2-3 प्रदेश जो वो दौलत खान लोधी को सौंप दिए। फिर वे वापस चला जाता है, कहा जाता है कि बाबर वापस चला गया। फिर वो 1525 में आता है थोड़ी सी बहुत सैनिक तैयारियों के साथ, अपने हथियार सारे जो है लेकर वापस 1525 में भारत आता है, और दिल्ली से थोड़ी दूर जो है अपना डेरा जमा लेता है और प्लानिंग करता है कि कैसे मैं इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध करूं, इन सभी के बारे में। और इन सभी प्लानिंग के बाद ही जो है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के साथ बाबर का युद्ध होता है। तो ये थे बाबर के भारत पर प्रारंभिक आक्रमण। अब हमारा नेक्स्ट आएगा आक्रमण पानीपत का युद्ध, पानीपत पर आक्रमण, या फिर पानीपत नहीं सॉरी दिल्ली पर आक्रमण। और इस आक्रमण के फलस्वरूप होता है पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो इस क्लास से जो आपको 5-6 फैक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहला हमारा फैक्ट बना था कि बाबर ने पानीपत के युद्ध से पहले भारत पर कितने आक्रमण किए, 5। पहला आक्रमण 1519, दूसरा आक्रमण भी 1519, तीसरा आक्रमण था 1520, चौथा आक्रमण था 1524 ईस्वी में, और उसके बाद अंतिम जो था वो 1525 में, और 26 में तो पानीपत का युद्ध लड़ा जाता है। उसके बाद जो है हमें देखना है कि पहला आक्रमण तो था बाजौर और भेरा नामक नगर पर। बाजौर पाकिस्तान में है और भेरा नामक जो वो नगर झेलम नदी के किनारे पे है। फिर दूसरा आक्रमण होता है बाबर का पेशावर पर, यहाँ की किलेबंदी करना चाहता था, लेकिन असफल रहा आक्रमण, क्योंकि उसे बदखशां जो है वहां पर विद्रोह हो गया, तो इसी कारण वापस लौटना पड़ा। तीसरा आक्रमण जो है वो बाबर का होता है 1520 ईस्वी में, कहाँ पर, सियालकोट पंजाब पे। यहाँ पर भी उसने सैयदपुर और यहाँ पर जो है काफी लोगों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन जो है उसको यहाँ से भी वापस लौटना पड़ा, क्योंकि काबुल में जो है शाह बेग अरगुन नाम के एक व्यक्ति ने अधिकार कर लिया था, आक्रमण कर दिया, और वहाँ की जनता जो है वहाँ की जनता में विद्रोह फैल गया। इन सभी चीज़ों को कंट्रोल में करने के लिए बाबर जो है अपना यह अभियान बीच में ही छोड़कर काबुल वापस लौट गया। उसके बाद जो उसको 2-3 साल लग गए वहाँ पर सही करने में, सब कुछ सही करने में, सोल आउट करने में। फिर 1524 में बाबर का अगला आक्रमण होता है भारत में। जो अब बाबर ने अपना अगला आक्रमण किया था इब्राहिम लोदी के चाचा जो उसके कहने पर ये भारत आया था, और इसने जो है लाहौर पर आक्रमण किया, चौथा आक्रमण। तो दीपालपुर इत्यादि जगह को जीता, और 2-3 जगह जो है वो दौलत खान लोदी को दे दी, और आगे बढ़ा कहाँ पर, दिल्ली की तरफ। तो 1525 में जो है इसने आक्रमण किया। इसके बाद जो आक्रमण के बाद जो है 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा जाता है। तो आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। इसके बाद बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराने की योजना बनाई और पानीपत के युद्ध को जीत लिया। तो आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोग भी जो है, और बच्चे भी जो इसको देख सके और उनका कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो सके। और वीडियो को जो है, जब भी मेरी वीडियो आती है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। जब भी मेरी नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मुझे भी पता चले कि कितने बच्चे मेरी क्लासेस को देख रहे हैं, कितना मतलब रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है। ओके थैंक यू एवरीवन।